नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेरिन दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे हेपेरिन दवाई किस तरीके से हमारे शरीर पर काम करती है और साथ के साथ जानेंगे इस दवाई को लेने के बाद में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जानेंगे किन कंडीशंस में डॉक्टर आपको ये दवाई नहीं देते हैं और जानेंगे इसकी डोज और मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी है इसकी, और भी बहुत जानकारी हम इस दवाई के बारे में इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हेपेरिन दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दवाई का सबसे बड़ा उपयोग थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स में किया जाता है और दोस्तों इसके ट्रीटमेंट या फिर आगे होने से रोकने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, खून की नलियों में बहुत ज़्यादा रुकावट आ जाती है, तो उस रुकावट को दूर करने के लिए हेपेरिन दवाई का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, ये जो दवाई होती है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है, जहाँ पर डायरेक्ट इसको खून की नलियों में भेजा जाता है और ये दवाई वहाँ पर खून पतला कर देती है। और दोस्तों, ये जो थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खून की नलियों में रुकावट पैदा करते हैं। उससे क्या होता है, शरीर का कोई भी स्पेसिफिक हिस्सा जो है वो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है इस खून की रुकावट की वजह से। तो इस परेशानी को रोकने के लिए हेपेरिन दवाई का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि ये किस तरीके से हमारे शरीर पर काम करती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि ये जो दवाई होती है वो एंटी थ्रोम्बोइटिक होती है। थ्रोम्बस या फिर एम्बोलस दोस्तों खून का थक्का होता है जो अंदर ही अंदर खून की नलियों में रुकावट पैदा करता है। तो ये जो दवाई होती है वो एंटी थ्रोम्बिक होती है, मतलब उस थ्रोम्बस के अगेंस्ट काम करती है, उस थक्के के अगेंस्ट ये दवाई काम करती है। और अगर हम जानें कि ये किस तरीके से काम करती है, अगर दोस्तों हम जानें कि ये किस तरीके से खून की नलियों में आई रुकावट को दूर करती है, दोस्तों ये दवाई दरअसल हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम एंटी थ्रोम्बिन 3 से बाइंड होती है और उसमें कुछ चेंजेस करके उसकी जो एक्टिविटी को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है। और दोस्तों, ये जो एंजाइम होता है वो नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। वो क्या करता है, खून को और पतला करने लग जाता है। तो जिससे क्या होता है, शरीर में कहीं भी रुकावट आती है खून की नलियों में वो दूर होने लग जाती है इस दवाई की वजह से। आइए दोस्तों जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। इसका मतलब कि इन कंडीशंस में ये दवाई उपयोग में नहीं ली जाती। दोस्तों, यदि पहले किसी को हेपेरिन से एलर्जी हुई है तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा पहले से किसी को ब्लीडिंग हो रही है, दोस्तों मैंने जैसे पहले बताया कि ये खून को पतला करती है, तो पहले से ही किसी को यदि ब्लीडिंग हो रही है और ये खून पतला और कर देगी दवाई, तो उससे हो सकता है ब्लीडिंग बिल्कुल भी ना रुके। इसके अलावा दोस्तों, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में भी इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जो ये कंडीशन होती है जिसमें प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो और हेपेरिन भी कुछ हद तक प्लेटलेट्स के काउंट पर इफ़ेक्ट डालती है, तो इसलिए इस कंडीशन में भी हेपेरिन दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा दोस्तों, यदि दिमाग की नलियों में हेमरेज हुआ है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, जिसे इंट्राक्रैनियल हेमरेज भी बोला जाता है, तो उस कंडीशन में भी हेपेरिन दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा दोस्तों, यदि HIT है, हिस्ट्री ऑफ HIT है। अब ये HIT क्या होता है, HIT का मतलब हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इस कंडीशन में भी तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। आइए दोस्तों जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस दवाई को लेने के बाद में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, रैशेस हो सकते हैं, स्किन पे जो निशान या फिर लाल लाल निशान या फिर इन्फ्लामेशन या फिर जो एक एलर्जिक जो रिएक्शन है वो हो सकती है। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया, ये दवाई खून पतला करती है, तो ब्लीडिंग का चांस भी इस दवाई को लेने के बाद में हो सकता है। इसके अलावा ये दवाई ब्लड सेल्स पर काफ़ी हद तक असर डालती है, तो इससे क्या होता है, अनीमिया, जो RBC काउंट या फिर प्लेटलेट्स काउंट
कम हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसे बोला जाता है, और जो इंजेक्शन वाली साइट होती है वहाँ पे दर्द हो सकता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है क्योंकि कैल्शियम के ऊपर ये दवाई खासा असर डालती है। फीवर भी किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, मगर किसी किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही करें। और दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान में रखने की बात है, यदि दूसरी एंटीप्लेटलेट्स दवाइयाँ या फिर थ्रोम्बोलाइटिक दवाइयाँ या फिर और दूसरी एंटीकोगुलेंट दवाइयाँ यदि चल रही हैं और उनके साथ में इस दवाई का उपयोग किया जाता है, तो जो ब्लीडिंग का जो चांस होता है वो बढ़ सकता है, क्योंकि ये दवाई खून को और पतला कर देगी और हो सकता है कि कहीं से भी ब्लीडिंग होने का चांस जो है वो बन जाए। आइए दोस्तों, जानते हैं इसकी डोज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, इसकी जो डोज़ है वो मैंने पहले बताया कि इसका उपयोग जो है वो हॉस्पिटल्स में किया जाता है और डायरेक्ट इसको खून की नलियों में भेजा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें ACS की, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, दोस्तों ये कंडीशन होती है जिसमें हार्ट में ब्लड जो है वो बहुत कम जाने लग जाता है और ये काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में 60 to 70 यूनिट्स पर किलोग्राम बोलस इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है खून को पतला करने के लिए और हार्ट की नलियों में खून को भेजने के लिए। 5000 यूनिट्स तक इसकी जो डोज़ है वो रह सकती है। इसके अलावा जो इसकी जो कंटिन्यूस जो डोज़ है वो भी रह सकती है 12 से 15 यूनिट पर किलोग्राम पर आवर के हिसाब से। और दोस्तों, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में अगर हम बात करें तो लगभग यही डोज जो है इसकी रहती है और इसके जो है इंजेक्शन ही यूज़ में आते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इस दवाई का सबक्यूटेनियस भी यूज़ किया जाता है, जो कि डायरेक्टली हमारे स्किन पे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। 5000 यूनिट 8 से 12 घंटे के लिए। और DVT डीप वेन थ्रोम्बोसिस ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो 17500 यूनिट हर 12 घंटे में इसके जो इंजेक्शन है वो दे सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं मार्केट में अवेलेबिलिटी की। इसके अलग अलग इंजेक्शन्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो इसमें 10 यूनिट पर ml से लेके 25,000 यूनिट 500 ml तक के जो इंजेक्शन्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, इस दवाई को लेने के बाद में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड जो सर्कुलेशन होता है या फिर ब्लड सेल्स के जो काउंट पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो ये सब चीज़ें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि खून कितना पतला हो रहा है या फिर खून के अंदर जो सेल्स होती हैं वो कितनी कम या ज़्यादा हो रही है। और दोस्तों, यदि प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो रहा है, 1 लाख से भी यदि कम हो गया है, तो इस दवाई को रोका जाना बहुत सही डिसीजन होता है, क्योंकि हो सकता है कि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर जाएँ और जो ब्लीडिंग होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इस दवाई को रोका जाना बहुत सही रहता है। और इसका जो एंटीडोट वो अवेलेबल होता है जिसे प्रोटामीन बोला जाता है। तो प्रोटामीन एंटीडोट होता है वो हेपेरिन की साइड इफ़ेक्ट की कंडीशन में उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों, ये था हेपेरिन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।